हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इटबॉर्न। आज हम लोग लॉरेन कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को देख रहे हैं। इन्होंने जिम पियाजे महोदय के नैतिक विकास सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया है। मतलब इनका जो बेस था नैतिक विकास का, वो जिम पियाजे महोदय का ही सिद्धांत आधार रहा है। नैतिकता होता क्या है? नैतिकता का आधार सही और गलत ही है, अर्थात राइट एंड रॉन्ग। कौन सा काम करना सही है, किस मायने में कौन सा गलत है, मतलब सही और गलत क्राइटेरिया ही नैतिकता का भी निर्धारण करता है। तो एक तरह से सही और गलत का जो कंसेप्ट है ये नैतिकता का भी आधार है। ठीक है दोस्त। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप का, मतलब 16 वर्ष तक के बच्चों का एक ग्रुप बनाया। मतलब इन्होंने 72 लड़कों को चुना। केवल लड़का था, यहाँ पर ध्यान रखना है, लड़की नहीं है। इसलिए आलोचना में इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि केवल लड़कों को ही देखा गया, लड़कियों को नहीं रखा गया। मतलब ये यूनिवर्सल सिद्धांत नहीं हो सकता है, जबकि कोहल वर्ग ने बोला था कि ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आलोचना में ये बात ध्यान रखिएगा कि लड़कियों को नहीं लिया गया था, केवल 72 लड़कों को लिया गया था। और उनसे नैतिकता का निर्धारण कैसे किया? इन्होंने सभी के सामने कंडीशन रखता था। एक कंडीशन नहीं, कई सारा कंडीशन। और उस कंडीशन ऐसा, मतलब दुविधा वाला, कि ये करना सही है या ये करना सही है। और दोनों सिंपल नहीं होता था। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोहली का एग्जांपल लेते हैं। उनके पिता, एक तरफ मृत्यु हो गया था उनके पिता का और दूसरे तरफ उनको क्रिकेट खेलना था। तो पहले क्रिकेट खेल के वो उनके अंतिम संस्कार में जाए या पहले अंतिम संस्कार में जाना उचित है। तो ये वाला जो दुविधा हो, इतना विकट दुविधा, इस तरह का दुविधा इन्होंने सभी बच्चों के सामने रखा। और बच्चा क्या बोल रहा है, एक शब्द में बोल दिया, उसको नहीं लिखा, बल्कि किस आधार पर बोला। इनको उस तर्क से मतलब था, न कि उस दो ऑप्शन से। मतलब बालक उस पर पहुंचने के लिए किस नैतिक तर्क का उपयोग कर रहा है, मेन चीज़ यही था। इनको इसी चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखा और लिखते गए, और इसी के आधार पर इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी में से एक ठो इनका जो डायलेमा है या दुविधा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वो है हेंज डायलेमा। हेंज डायलेमा से आप लोग परिचित भी होंगे शायद। ये होता क्या है कि ये एक व्यक्ति हैं जिनके पत्नी को बहुत सीवियर डिजीज हो जाता है, बहुत ख़तरनाक बीमारी हो जाता है, और उनके पास कोई इलाज नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद इनको एक सॉल्यूशन मिलता है कि एक आदमी इसका दवा बनाता है, और वो दवा बहुत महंगा है। अगर वो मिल जाता है तो उनके पत्नी का जान बच जाएगा। ये गरीब हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा का जुगाड़ करते हैं, फिर भी उतना नहीं पहुंच पाता है। लगभग 10 लाख के करीब में ऐसा दिया गया था, और इन्होंने 1 लाख ही मैनेज कर पाया। इन्होंने दुकानदार के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि दे दीजिए, वरना मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो एक तरह से एकाधिकार की तरह मतलब बोल रहा था कि नहीं, मैं 10 लाख ही लूँगा, इसके अलावा मैं नहीं दूँगा। तो इस स्थिति में इन्होंने चोरी कर लिया उस दवा को। तो अब इस चीज़ को इन्होंने बालकों के सामने रखा और ये 2-4 प्रश्न किए कि ये करना सही है या गलत। अगर गलत है तो कैसे? क्या पत्नी का जान बचाना उचित था? क्या चोरी करना उचित था? इस तरह के 7-8 प्रश्न रखा, और इस प्रश्न का जवाब बच्चा किस तर्क के आधार पर दे रहा है, इस तर्क को इन्होंने ध्यान में रखा, और इस तर्क के आधार पर ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना है आपको। जब आपसे भाग पूछे या स्तर पूछे या लेवल पूछे, तो लेवल इन्होंने 3 दिया है, जबकि अवस्था पूछे तो ये 6 है। 6 अवस्था है, मतलब 3 भाग में, हर एक भाग में 2-2 पार्ट हो गया है। मतलब इस तरह से 6 अवस्था हो जाए। भाग पूछे तो 3, जबकि अवस्था पूछे तो 6। चलिए उसको भी देखते हैं। इनके सिद्धांत का जो 3 स्तर है, वो है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल परंपरागत स्तर को सोचना है। परंपरागत में एक बार पूर्व लगा लेना है, दूसरा बार कुछ नहीं लगाना, और तीसरा बार क्या है, उत्तर परंपरागत, या इंग्लिश में करना है तो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, बस इतना ही करना है।
अच्छा, पहला में जो अवस्था इन्होंने रखा 10 वर्ष से पूर्व को रखा, और 4 वर्ष से 10 वर्ष, 4 वर्ष से पहले नैतिकता का तो कोई ऐसा गुण होता नहीं है बालक में, तो 4 से 10 वर्ष के अवस्था को पूर्व परंपरागत में रखा, 10 से 13 वर्ष को रखा परंपरागत में, और 13 वर्ष के ऊपर का जो अवस्था है उसको उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में रखा। ठीक है दोस्त। अच्छा, प्रत्येक में 2-2 डिवीज़न है। 3 स्तर तो याद हो गया, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत को याद रखना है, एक बार पूर्व, एक बार कुछ नहीं लगाना और एक बार उत्तर लगा लेना है। अच्छा, अब 3 जो है, नाम को ही अभी याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो स्तर है इसमें पूर्व परंपरागत में, वो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, अर्थात पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। मतलब कि बालक में नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है। जिस काम के लिए जितना अधिक पनिशमेंट मिलता है वो काम उतना ही नैतिक रूप से खराब है, और जिसके लिए जितना चावासी मिले, जितना सवासी मिले, वो उतना ही अच्छा काम है। तो बालक के नैतिकता का डिसीजन कौन करता है यहाँ पर? दंड और आज्ञा पालन, या उसका पुनर्वलन इसको बोल सकते हैं। तो पनिशमेंट जितना अधिक होगा उसके नज़र में वो दंड उतना ही अधिक होगा। छोटा बच्चा को भी आप देखेंगे तो वो इसी आधार पर डरता है कि आज हमने बहुत बड़ा गलती किया है तो ज़्यादा दंड मिलेगा। तो पहला जो अवस्था है वो है दंड एवं आज्ञा पालन का अवस्था। इसको प्राइमरी या प्राथमिक नैतिक अवस्था भी बोल सकते हैं। दूसरा है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। मतलब ये एक एज है कि मुझे इससे क्या मतलब, हमको इससे क्या मिलेगा। अगर आप किसी बच्चा को गेट बंद करने के लिए भी बोलिए तो वो बोलेगा इससे हमको क्या। आप किसी को सामान लेने के लिए बोलिए तो बोलेंगे हमको क्या मिलेगा। तो आप उसको लालच देते हैं, शाम को तुम्हारे लिए चॉकलेट लाएंगे या कुछ और अन्य चीज़ लाएंगे, तो ये होता है मुझे क्या, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो ये वाला जो भावना होता है, और यहीं पर है टिट फॉर टैट, अर्थात कि जैसे को तैसा। जैसे आप किसी बालक को थोड़ा सा मार देते हैं तो वो भी आपको मारेगा, आप उसको जो बोलेंगे वो भी ऐसा बोलेगा। इसी अवस्था में देखते हैं कि जो जूनियर क्लास का बच्चा होता है, एक का कॉपी फाड़ दिया तो भी उसका कॉपी फाड़ देगा, वो पेन चुभा दिया तो भी उसके बदले में पेन चुभा देगा। मतलब ये जो अवस्था है ये दूसरा अवस्था है जिसमें जैसे को तैसा का बला भाव होता है बालक में। दूसरा अवस्था है परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल लेवल। ये दोस्त क्या होता है? ये अवस्था है 10 से 13 वर्ष का। इसमें बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इस तरह से देखिए तो ये तीसरा अवस्था होगा दोस्त, तीसरा अवस्था है ये। इस तरह से आप याद रखिए, ये हो जाएगा चौथा। तो तीसरा में है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओबीडियंस। इसमें होता क्या है कि बालक को बता दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है। मतलब उसके मन में एक नियम या कुछ कानून टाइप का हो जाता है कि इसी दायरे में रह के हमको काम करना है, मतलब ये नियम है। उसको ये भी पता नहीं होता कि ये समाज के द्वारा ही बनाया गया नियम है, बल्कि उसके लिए ये नियम एक अटूट सत्य के तरह काम करता है। इस नियम के अंदर में ही रहना मतलब ये बहुत बड़ा नियम है, इसका उल्लंघन करना गलत है, ऐसा वाला भावना होता है तीसरा अवस्था में। चौथा जो है अच्छा बालक या अच्छा बालिका बनने का, अर्थात गुड बॉयज़ और गुड गर्ल्स। इसमें होता क्या है कि बालक को आप ये बोलते हैं कि ये अच्छा बालक है, ऐसा करना अच्छा बालक का निशानी है या खराब गर्ल्स का निशानी है। तो बालक इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखता है, और यहाँ पर आत्मसम्मान का भावना आने लगता है बालक में। तो वो चाहता है कि हम सभी के नज़र में अच्छा रहें। तो अच्छा रहने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पर वो ज़्यादा फोकस करता है। और यहाँ पर नैतिकता का निर्धारण भी उसका किस बात से होता है, हम अच्छा किस तरह से रहें, हमको लोग अच्छा किस तरह रहने पर कहेंगे, मतलब दूसरे के नज़र में हमारा कुछ सम्मान हो, ऐसा वाला भावना होता है ये चौथा अवस्था में। तीसरा यहाँ पर है, यहाँ उत्तर छूट गया है, लिख लीजिएगा आप, उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसका जो अवस्था है वो 13 वर्ष से ऊपर रखा गया है। इसमें भी 2 भाग है, और यहाँ पर इसको 5वां स्तर बना लीजिए और इसको छठा। तो सॉरी अवस्था, ये 5वां अवस्था है, ये छठा अवस्था है। 5वां अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन।
और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसको भी समझ लेते हैं। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें होता क्या है कि समाज का बनाया गया नियम बालक अब समझने लगता है और वो ये बात को भी समझने लगता है कि नियम किस आधार पर बना है, मतलब कहाँ पर गलती है कहाँ पर सही है, इस चीज़ का भी निर्णय ये करने लगता है। जबकि इसलिए पिछले अवस्था में क्या था कि समाज के द्वारा बनाए हुए नियम को ब्लाइंडली वो फॉलो कर रहा था। जबकि यहाँ पर इसको ये समझ हो जाता है कि ये समाज के द्वारा बनाया हुआ एक नियम है, किसी आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है। तो ये वाला जो अवस्था है, इस नियम के मतलब इस सोच पर आधारित नैतिकता का प्रतिपादन करना कि ये समाज के द्वारा बनाया गया नियम है और इसको बदला जा सकता है, इसको बनाने के पीछे कारण क्या है, इन सभी चीज़ों को जब बालक समझने लगता है तो ये वाला जो अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता होता है। और छठा जो है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अच्छा, ये क्या होता है दोस्त? तो यहाँ पर बालक अब वयस्क हो चुका है और वहाँ पर मान लीजिए कि सरकार द्वारा बनाया हुआ नियम या समाज द्वारा बनाया हुआ नियम किस मायने में गलत है और उससे अलग हट कर भी, जैसे मान लीजिए कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे या मान लीजिए अंग्रेज जिस समय शासन कर रहा था भारत पर, उस समय भारत में बनाया गया नियम एक सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम था या समाज के द्वारा ही बनाया गया नियम था, लेकिन जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी उस सिद्धांत से अलग हटकर अपना विचार दिया। मतलब जो बनाया जा चुका है, जिसको सारा लोग मान रहे हैं, उसको भी काट कर एक नया नियम या नया जो एक परिपक्ष रखना। जैसे कोई एक दबे कुचले वर्ग के लिए कुछ काम करते हैं जो कि सभी तरह से अलग हटना पड़ेगा, उनको सभी के विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से जो नैतिकता का निर्धारण होता है कि मेरे नज़र में ये नैतिकता है, बाकी दुनिया या फिर सरकार या समाज कुछ भी बोले उससे अलग हट के जो हम कुछ करते हैं वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का एक भाग होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हुआ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इनके सिद्धांत का आलोचना भी हुआ, जबकि इन्होंने क्या बताया कि ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कहीं भी किसी भी काल में काटते नहीं है, मतलब सभी जगह ये मान है, ये बिल्कुल भी त्रुटि रहित है, मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है। जबकि इनकी खुद की एक शिष्या या इनकी जो स्टूडेंट थी, उन्होंने इसका कटु आलोचना किया। इन्होंने बोला कि इसमें केवल मेल को या पुरुष को ही केंद्र में रख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए ये तो एकांगी हो गया, मतलब महिलाओं को नहीं रखा गया है, क्योंकि महिलाओं का नैतिकता कुछ अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल में ही कि तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब ये वाला जो टिट फॉर टैट वाला था। जबकि हो सकता है कि महिलाओं का जो इमोशन होता है कुछ अलग होता है, बालिकाओं का इमोशन कुछ अलग हो सकता था, इसके आधार पर नैतिकता का सिद्धांत कुछ और हो सकता था। तो इस प्रकार से महिलाओं को शामिल न करना एक कारण ये है। और दूसरा का है कि कल्चर, मान लीजिए आप वेस्टर्न कल्चर में है तो वहाँ के लिए कुछ नैतिकता अलग हो सकता है, जबकि हम यहाँ पर भारत में है या किसी अन्य देश में है तो कल्चर भी उसके नैतिकता का निर्धारण करता है, कल्चर के साथ साथ धर्म भी करता है। तो इस तरह से इनका आलोचना भी हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।